स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आ गए हैं हम वापस बच्चों। बहुत दिन से मैं आप लोगों को मिस कर रहा था। मतलब बायोलॉजी वाली मैम आपको बायो पढ़ा रही थी। आई होप लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पूरा निपट गया होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे बच्चों। मैम पढ़ाती इतना अच्छा है और तुम्हारा भाई वापस आ गया। हम लोगों ने पहले पढ़ा बच्चों क्या, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों लाइट चैप्टर। और आज हम लोग लेके आ गए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बहुत कमेंट, मतलब यार ठीक है, समझ में आता है, यूट्यूब पे तुम लोग कमेंट करते हो। भाई साहब इंस्टाग्राम पे आ गए, इंस्टाग्राम पे कह रहे सर एसिड बेसिस कब आओगे। अब एसिड, चलो इंस्टाग्राम पे भी समझ में आता है यार, क्योंकि वो भी बंदा आ रहा है, वहाँ लाइव आ रहा है, बंदा लाइव पे कमेंट कर दिया, चलो ठीक है। भाई साहब स्नैपचैट पे भी मैसेज आने लग गए कि सर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कब आएगा। अब स्नैपचैट पे मैंने 2-4 बच्चों का रिप्लाई कर दिया, मैं क्या करूं भाई, स्नैपचैट पे भी आ गया। कमाल की बात सुनोगे, फेसबुक मैं चलाता नहीं हूँ, मैं चलाता ही नहीं फेसबुक। एक दिन क्या हो गया, अभी शायद 3 दिन पहले की बात है, मैंने फेसबुक चला लिया। चला कैसे लिया पता नहीं मुझे, बस मैंने चला लिया, मैं चलाता नहीं। 2-2 महीने में फेसबुक नहीं चलाता। मैंने फेसबुक खोला, उस पर मैसेज आए हुए, पता है मैसेज में क्या था, यकीन नहीं होगा, सर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट करा दो। मतलब यार बायोलॉजी वाली मैम का लेक्चर चल रहा है, मैं बीच में कैसे घुस जाऊँ। एक बारी में एक ही लेक्चर चलाएंगे ना 10th का बाबू। तो फाइनली वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है और अब हम आ गए हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पे। मैं देख रहा था बायो वाली मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही थी, मतलब अच्छा पढ़ाती है, लेकिन आप लोगों के बड़े अच्छे कमेंट आ रहे थे, बड़ा अच्छा कनेक्ट हो गया यार आप बाकी टीचर्स के साथ भी, मेरे साथ भी, और हमारा एक बॉन्ड बन गया। मतलब 500K सब्सक्राइबर्स भी हम लोगों ने पूरे कर दिए हैं और 550 भी हो गए होंगे अब तक तो, है ना। तो कहने का मतलब ये है यार कि बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया। मतलब अब ना, मैं जानता नहीं आपको, लेकिन मैं जानता हूँ। क्या बात बोल दी मैंने, मैं जानता नहीं लेकिन मैं जानता हूँ आपको। मेरा गला भले ही खराब है बच्चों, लेकिन हमारी जो नीयत है बिल्कुल खराब नहीं है। और आज हम आपको पढ़ाना शुरू करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आज का जो लेक्चर रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। फिर प्योर में हमारे पास 2 आए थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के 3 प्रकार होते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। यानी जो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स हैं ये 3 कंपाउंड के टाइप्स होते हैं। जैसे एलिमेंट्स के 3 टाइप्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, जो कि हमारा केमिस्ट्री का अगला चैप्टर होता है। लेकिन एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स ये हमारे कंपाउंड के 3 हिस्से होते हैं बच्चों, जिसमें हमें शुरू करने से पहले बात करनी होगी बच्चों इंडिकेटर्स की। देखो क्या होता है, सिंपल सी लॉजिक, हमने 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें देख के समझ में आ जाता है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। सही कह रहा हूँ ना। जैसे हमने पढ़ा हुआ मेटल्स की कुछ पहचान होती है, वो लस्ट्रस होते हैं, वो सोनोरस होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, या शाइनी होते हैं, वो ऐसे मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मतलब देख के ना एक फील आ जाती है कि वो मेटल है। लेकिन एसिड्स और बेस को देख के नहीं पता लगता यार। मतलब अगर आप उन्हें देखो ना तो आप ऐसे नहीं, क्योंकि लगभग सारे ट्रांसपेरेंट हैं, थोड़ा बहुत येलो हैं, तो पता नहीं चलता कि आप सॉलिड, आप एक एसिड को देख रहे हो, बेस को देख रहे हो, सॉल्ट को देख रहे हो। तो इसलिए इनकी पढ़ाई को शुरू करने से पहले हमें इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो अपना रंग या फिर अपने स्मेल को चेंज करते हैं एसिड या बेस के आने के बाद, उसे इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर जो होते हैं वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, पहले नेचुरल और दूसरे ऑब्वियस बात है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल इंडिकेटर में जैसे कि हम लोगों को पढ़ना है, लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, क्लोव हो गया, अनियन हो गया। आर्टिफिशियल इंडिकेटर में मिथाइलिन ऑरेंज आ जाता है हमारे पास, फिनोल्फ्थलीन आ जाता है हमारे पास। ये सारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हमारे पास हैं। इंडिकेटर या तो अपना कलर चेंज करते हैं या तो अपनी स्मेल, एक एक करके बात कर रहे हैं पहचानने के लिए। अभी आपको पता भी नहीं है एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और अगर पता भी हो तो हमने पढ़ा नहीं है इस चैप्टर में। लेकिन अगर आपको पता लगाना हो कि आपकी टेस्ट ट्यूब में एसिड है या बेस है, तो उसको पता लगाने के लिए हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। अब इंडिकेटर जो अपना कलर चेंज कर सकते हैं या फिर अपनी स्मेल चेंज कर सकते हैं। अब जो कलर चेंज कर सकते हैं, वैसे कई किताबें से क्रोमा इंडिकेटर्स कहते हैं, बट देखा जाए तो इन्हें कुछ भी नहीं कहा जाता। लेकिन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स जो अपने स्मेल को चेंज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, और टू डिस्टिंग्विश
बिटवीन एसिड एंड बेस हम लोग उनको यूज़ कर रहे हैं और वो स्मेल से अपने पता है कि एसिड है बेस है, उन्हें बोलते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, जैसे कि वनीला हो गया, अनियन हो गया, क्लोव हो गया, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ये ऐसे इंडिकेटर्स है जो अपनी स्मेल में बदलाव लाते हैं, कलर में नहीं, बाकी सारे अपने कलर में बदलाव लाते हैं। अब एक एक करके अगर हम लिटमस और फेनोल्फथलीन या मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करें। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं बता दूं, मैं हर एक इंडिकेटर के ऊपर शॉर्ट डालूंगा। मेरे पास हर एक इंडिकेटर अवेलेबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें से कुछ वीडियोस और कुछ शॉर्ट्स मैंने साइंस एंड फन पर डाले, लेकिन आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं ऐसे नहीं कहूँगा वहाँ जाओ, उसको सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो, नहीं, मैं यहीं पे इसी चैनल पे शॉर्ट डालता रहूँगा। आपको शायद पता हो, अगर आपने नोटिस किया हो, तो हमारी टीम का ना शॉर्ट्स का एक शेड्यूल बना हुआ है कि भैया आपका जाएगा, आपका जाएगा। तो जैसे जो भी मेरा अगला शॉर्ट आ रहा है वो मैं इंडिकेटर्स के ऊपर डाल रहा हूँ। जैसे एक शॉट में मैं लिटमस का इंडिकेटर के ऊपर शॉट बना दूंगा, एक में मैं मिथाइल ऑरेंज के ऊपर बना दूंगा और एक मैं फेनोल्फथलीन के ऊपर बना दूंगा। तो 3 शॉट्स हमारे आएंगे लगातार, आप सबके लिए होंगे, ध्यान रखना। और वो किसके होंगे? इंडिकेटर्स के ऊपर होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें लिटमस, तो पहली बात तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। आई होप आपको पता ही होगा, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। अब ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये लिटमस एक पौधे से निकलता है, इसका नाम लीचन होता है। उसको आप निचोड़ो तो वैसे सच्ची बात तो यह है कि जो नेचुरली लिटमस का जो कलर होता है वो पर्पल होता है। जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, लिटमस पेपर अलग चीज़ है यार, हालांकि वो लिटमस सॉल्यूशन से ही बनती है, लेकिन लिटमस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये पर्पल कलर का होता है। अगर ये पर्पल कलर का है और आप इसके अंदर एसिड डाल दो तो ये रेड हो जाएगा। और ये पर्पल कलर का होता है, अगर आप इसके अंदर बेस डाल दो तो ये ब्लू हो जाएगा। तो हम 2 कलर के लिटमस सॉल्यूशन भी बना सकते हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। वैसे इसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है। अब इनमें पेपर डुबा देंगे तो 2 कलर के पेपर बन जाएंगे, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। बहुत सिंपल है। तो एसिड की प्रेजेंस चेक करनी हो तो लिटमस में डाल दो, अगर कलर रेड हो जाए, ब्लू से रेड हो जाए, पर्पल से रेड हो जाए, बात एक ही है, उसको हम बोलते हैं एसिड। और अगर हमारा कलर ब्लू हो जाए, चाहे वो पर्पल से हो चाहे वो रेड से हो, अगर वो ब्लू हो जाए तो उसे हम बोलेंगे कि भैया बेस है। तो एसिड जाने के बाद लिटमस रेड हो जाता है और बेस जाने के बाद लिटमस ब्लू हो जाता है। फिर आता है मिथाइलिन ऑरेंज, जो कि एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। ऑब्वियसली बात है, इसका कलर ऑरेंज है, ये तो देख के पता लग रहा होगा, आर्टिफिशियल, ये तो देख के पता लग रहा होगा, इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है। एसिड डालने पे ये पिंकिश रेड हो जाता है, बहुत कम लेकिन आपको बदलाव मिलेगा। एसिड डालने पे ये पिंकिश रेड हो जाता है और बेस के डालते ही ये येलो हो जाता है। वैसे इसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज आइसक्रीम जैसा, ऑरेंज चूसने वाली आइसक्रीम होती है ना, वैसा सा कलर होता है। लेकिन बेस डालने पे ये मैंगो वाली आइसक्रीम जो होती है ना चूसने वाली, क्या एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक तो होती है ऑरेंज चूसने वाली, एक होती है मैंगो चूसने वाली आइसक्रीम। तो ऑरेंज चूसने वाली आइसक्रीम जैसा कलर होता है मिथाइलिन ऑरेंज का, लेकिन एक होती है मैंगो वाली, है ना। तो जैसे मैं बेस डालूंगा वो येलो सा हो जाएगा, लेकिन एसिड डालने पे वो बहुत स्लाइटली चेंज देता है, लेकिन पिंकिश रेड से कलर का वो हो जाता है। इसके ऊपर भी एक शॉट आएगा। फिर बात करें बच्चों फेनोल्फथलीन, मेरा पर्सनल फेवरेट, और ये कलरलेस होता है, आर्टिफिशियल है और ये कलरलेस होता है। मेरा पर्सनल फेवरेट क्यों है ये? क्योंकि बहुत ही प्यारे तरीके से रंग बदलता है ये। मैंने अपने शॉर्ट में बोला भी था साइंस एंड फन पे, इंडिकेटर्स आर लाइक रिश्तेदार। जैसे इंडिकेटर्स रंग बदलते हैं हमारे हमारे रिश्तेदार भी रंग बदलते हैं यार, कम ऑन। वैसे मेरे रिश्तेदार इतने बुरे भी नहीं है यार, मैं हर वीडियो में उनको ट्रोल करता हूँ, बड़े प्यारे रिश्तेदार है वो, तो मैं ऐसे वीडियो के लिए बोल देता हूँ। लेकिन फेनोल्फथलीन जो है बच्चों वो कलरलेस होता है। अब कमाल की बात यह है कि एसिड डालने पे वो कलरलेस ही रहता है। एसिड डाल दोगे तो वो कलरलेस ही रहेगा, कलरलेस होता है, कलरलेस ही रहेगा। लेकिन बेस डालने पे वो पिंक हो जाएगा, और ऐसा पिंक होता है ना, मतलब मज़ा आता है आपको। मतलब पिंक वाला पिंक होता है, एकदम पिंक हो जाता है, मज़ा आ जाता है देख के। एकदम बदलाव होता है, एकदम कलरलेस से पिंक। जैसे वक्त बदलता है, जज्बात बदलता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। एकदम खटाक से कलर में बदलाव आता है और ये पिंक हो जाता है फ्रॉम बीइंग कलरलेस। तो आप ऐसा कह सकते हो कि फेनोल्फथलीन उतना अच्छा इंडिकेटर, मतलब मुझे अच्छा लगता है वो अलग बात है, लेकिन मान लो आपको टेस्ट करना हो सॉल्ट्स, क्योंकि सॉल्ट्स में सारे ही इंडिकेटर अपना कलर चेंज नहीं करते।
तो अब मैं एसिड के अगर मान लो फिनोल्फथालीन के अंदर सॉल्ट डाल दूंगा, ऑल तो अभी सॉल्ट हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर मैं फिनोल्फथालीन के अंदर सॉल्ट डाल दूं और मैं उसके अंदर एसिड भी डालूं तो दोनों में वो कलरलेस आएगा। तो अगर मुझे एसिड और बेस पक्का इन्हीं में डिफ्रेंशिएट करना है तो फिर फिनोल्फथालीन अच्छा है, लेकिन एसिड बेस सॉल्ट में फिनोल्फथालीन अच्छा इंडिकेटर नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद वनीला, जिसकी एक स्मेल होती है, एसिड डालने पे स्मेल सेम रहती है, मतलब कोई चेंज नहीं आता, स्मेल सेम रहेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बच्चों बेस डालें तो स्मेल गायब हो जाते हैं, मतलब नो स्मेल, स्मेल गायब हो जाती है, स्मेल वैनिश हो जाती है बच्चों। सेम गोज फॉर अनियन। अगर मैं अनियन की बात करूं तो एसिड डालने पे अगेन कलर स्मेल सेम रहती है, कोई बदलाव नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन अगर हम बात करें बेसिस की तो बेसिस में स्मेल अगेन गायब हो जाती है। मान लो आपके पास अनियन का रस है, ऑब्वियस बात है पूरा अनियन लेना उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहता, अनियन के रस के अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। अनियन का रस लो, नींबू कह रहा हूँ यार, अपना प्याज को आप पीस लो मिक्सी में, उसका रस निकालो, उसके अंदर फिर आप, अब ये मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैं कैमरे में क्या बोलूँगा, सूंघो, ऑब्वियस सी बात है ये दिखा नहीं सकता मैं आपको, तो कलर वाला तो दिखा दूंगा, ये तो आपको बस महसूस करना है कि भैया अनियन की एक स्मेल होती है, एसिड डालने पे वो स्मेल में कोई बदलाव नहीं आता। हाँ, अगर आपने एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग ले लिया है तो एसिड की खुद की एक स्मेल होती है जो उसे सरप्रेस ना कर दे, वो उसे थोड़ा सा धीमा ना कर दे, बट ऑल दो एसिड जाने पे प्याज की स्मेल में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन बेस जाने पे प्याज की स्मेल एकदम बच्चों गायब हो जाएगी। ठीक है जी, हम बात भी करेंगे हमारे घरों में हमें एसिड और बेस कहाँ से मिल सकते हैं। जैसे एसिड की, वैसे तो अभी हमने एसिड बेस पढ़ा ही नहीं है, अभी तो हम इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे घरों में एसिड्स हमें नींबू में मिल जाएगा, विनेगर में मिल जाएगा, इमली में मिल जाएगा, दूध में, दही में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये बहुत वीक एसिड्स होते हैं। हमारे घर में बेस में मिल जाएंगे, साबुन में होता है, टूथपेस्ट में होता है, इन सब में बेस होते हैं, बेकिंग सोडा में होता है। लेकिन फिलहाल ठीक है, अभी हमने इंडिकेटर्स पढ़े, तो इंडिकेटर्स क्या है, जो अपना कलर या अपना स्मेल को चेंज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब अगर बात करें कि मुझे अभी एसिड्स की डेफिनेशन देनी हो, ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगले लेक्चर के अंदर हमारी एसिड्स और बेस की जो परिभाषा है वो बदल जाएगी, मतलब अगले ही लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम एसिड्स और बेस की एक न्यू डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि एक 10th क्लास के बच्चों को याद करनी है। अभी आज के लेक्चर में हम वो डेफिनेशन नहीं दे सकते, आपको समझ नहीं आएगी। तो अगर आज की डेट तक यानी इस लेक्चर तक आपसे क्या पूछता है एसिड क्या है, तो आपको बोलना है ऐसे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग एसिड्स। अगर कोई आपसे पूछता है आज की डेट में तो एसिड्स कौन है, तो आपको बोलना है ऐसे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, आज की डेट में कोई पूछता है तो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, CH3COOH जिसको हम इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड या विनेगर भी प्यार से बोल देते हैं। ये सारे एसिड्स हैं। हो सकता है आप इनमें से कुछ को जानते ही होगे, शायद नाम तो सबका ही सुना होगा आपने। ये विनेगर है, CH3COH ऐसे ना सुनाओ, लेकिन ये विनेगर है। इसको हम एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। उसको तो आप सब जानते ही होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वो सल्फ्यूरिक एसिड है। लिखने की जरूरत है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऐसे ऐसे करके और भी बहुत सारे नाम आएंगे, लेकिन अभी कोई आपसे पूछे एसिड कौन है, तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है उसे हम लोग एसिड कहते हैं। जो ब्लू लिटमस को बच्चों रेड में कन्वर्ट कर दे उसे हम कहते हैं एसिड। लेकिन फिर बेस क्या है, आप समझ गए होंगे, ऐसे सब्सटेंस जो रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू में उन्हें कहते हैं बेस। क्या ये एसिड्स और बेस की असली डेफिनेशन है? आंसर है नहीं। मैंने आपको बताया ये असली परिभाषा नहीं है, असली परिभाषा कुछ और है। फिलहाल NaOH जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल फॉर्मूले का नेम है, केमिकल नेम है। इसको प्यार से कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं।
बहुत खेलते हैं हम ऑफलाइन में इसके साथ। मैं अभी आपको कुछ शॉर्ट्स दिखाऊंगा, उसमें हम लोग फिनोफ्थिलिन का या किसी जो हम कलर चेंज करेंगे इंडिकेटर्स का, उसमें हम बेस ये लेने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे प्यारा बेस ही नहीं है कोई, बहुत प्यारा बेस है। ऑल दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बुरा नहीं है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये इसका केमिकल नेम है, समझ ही गए होगे आप। इसका कॉमन नेम क्या है, किसी को पता हो? इसको कॉमनली बुलाते हैं स्लेक्ड लाइम, इसको कॉमनली बुलाते हैं स्लेक्ड लाइम, लेकिन वैसे इसका फॉर्मूले की वाइज बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा का तो मुकाबला ही नहीं है ना, ये तो जेम है, बहुत ही प्यारा बेस है। चलो बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपसे को पूछे एसिड कौन, तो लिटमस के हिसाब से बताना है, ब्लू को रेड कर दे वो एसिड, और बेस कौन जो रेड को ब्लू कर दे। अभी फिलहाल बात ये हो रही है, ठीक है ना, अभी फिलहाल। लेकिन मैंने आपको बताया एसिड्स और बेस की परिभाषा बिल्कुल बदल जाएगी अगले लेक्चर में। चलो आगे बढ़ते हैं और एसिड्स और बेस के बारे में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब हमें रिएक्शन करवाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़े, हम फिजिकली बात कर ले। पहला, ये एसिड्स जो होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, खट्टे होते हैं। और वहीं पे बेस की अगर बात करें तो बच्चों ये कड़वे होते हैं। एसिड जो है वो खट्टे होते हैं और बेसिस कड़वे होते हैं। तो क्या सारे एसिड्स खट्टे होते हैं? आंसर है हाँ। क्या सारे बेसिस कड़वे होते हैं? आंसर है हाँ। सारे के सारे एसिड्स खट्टे होते हैं और सारे के सारे बेसिस कड़वे होते हैं। यस, बिल्कुल ऐसा ही होता है बच्चों। अब एक सवाल, बहुत प्यारा सवाल हो सकता है ये, क्या हमने सारे एसिड्स को टेस्ट किया है? सोच के बताओ आप, आपके हिसाब से क्या हमने सारे के सारे एसिड्स को टेस्ट किया होगा? आंसर है नहीं। और अगर करना भी है तो कुछ एसिड्स को बहुत डाइल्यूट करके टेस्ट किया जाता है। अब जैसे कि हमने पीछे कुछ एसिड्स लिखे हुए हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग, जैसे एसिटिक एसिड यानी विनेगर को शायद सभी ने टेस्ट किया अपने जीवन में, लेकिन HCl और H2SO4 इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स है कि इनको ऐसे टेस्ट नहीं किया था जैसे आप सोच रहे हो कि बस भैया इनको हमने ऐसे पी लिया। नहीं नहीं नहीं, पागल हो गए हो क्या, दिमाग खराब है तुम्हारा? ऑब्वियस सी बात है, ये तो मर जाओगे। तो इन एसिड्स को टेस्ट करने के लिए हम इनको पानी में डाल देते हैं, जैसे पूरा एक गिलास में एक बूंद डाल दी, वो भी ज़्यादा है, वो भी ज़्यादा है। तो आप ये नहीं समझो कि हमने सारे एसिड्स को टेस्ट किया, अगर किया भी है तो एक अलग तरीके से किया, एक प्रोसेस से किया। तो हाँ, सारे एसिड्स खट्टे हैं और ऐसे सारे बेसिस कड़वे हैं। इसके बाद दुनिया के सारे एसिड्स पानी में घुल जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। दुनिया के सारे एसिड्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन दुनिया के सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते। कुछ होते, कुछ नहीं होते। नोट का पॉइंट लिख देता हूं मैं आपके लिए यहाँ, बेसिस विच डिसॉल्व in water are called alkalis। बेसिस जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। ऐसे बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम लोग अल्कली नाम से बुलाते हैं। ऐसे बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो जाएं बच्चों, उन्हें अल्कलीज कहा जाता है। एसिड्स के लिए ऐसा नाम क्यों नहीं है? अरे सारे एसिड्स पानी में घुल जाते हैं, लेकिन कुछ बेसिस पानी में घुलते हैं और कुछ नहीं। जो घुल जाते हैं उन्हें अल्कलीज कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन में, इस थर्ड पॉइंट के कंपैरिजन में यहाँ पे एक पॉइंट लिखूं जिसको मैं फिफ्थ बोलता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दे आर कोरोसिव इन नेचर। आई होप लिखा हुआ दिख रहा हो, नहीं तो बोल तो रही हूं मैं कि दे आर कोरोसिव इन नेचर, मतलब जो एसिड्स हैं ना वो कोरोसिव होते हैं। मतलब अगर आपने हाथ पे एसिड डाल दिया, किसी मेटल पे एसिड डाल दिया तो वो खराब करते हैं, हाथ की चमड़ी को सड़ा देंगे, मेटल को खराब कर देंगे। तो एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, एसिड्स कोरोसिव होते हैं, चीज़ों को खराब करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो बेसिस फील सोपी टू टच, बेसिस को छूने पे ऐसा लगता है कि आप साबुन को छू रहे हो। अगेन ये मैं आपको दिखा नहीं सकता कैमरे में, लेकिन मैंने ऑफलाइन में बच्चों के साथ साइंस एंड फन पे किया था, आप जाके शॉर्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने बच्चे के हाथ पे साबुन गिरा और उसके हाथ पे पानी डाला और उसने उसको जब रगड़ा और महसूस किया
तो उसको महसूस हुआ कि वो सोपी होता है, ऐसा स्लिपरी सा लगता है। यार साबुनों में बेस होता है, और साबुन भी स्लिपरी इसलिए लगते हैं क्योंकि उनमें बेस होता है। देर आर सम सोप्स जिनमें बेस नहीं होता है। एक्चुअली ना मेरा ऑफलाइन में भी यही चैप्टर चल रहा है, और मैंने वहाँ पे भी, अब आपको लग रहा होगा मैं बार बार प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं यार, मैंने कभी भी नहीं बोला जाके सब्सक्राइब करो, मैंने बोला है कभी? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने दिखाया, कंप्लीट वीडियो, शॉर्ट नहीं, कि कुछ साबुनों में बेस होता है और कुछ साबुनों में बेस नहीं होता। जैसे डव है, उसमें बेस होता है कि नहीं होता है, और लक्स में होता है कि नहीं होता है, ये मैंने क्लास में बच्चों को करके दिखाया, आप भी जाके वीडियो चेक कर सकते हो। लेकिन दे फील सोपी टू टच, साबुन जैसी फीलिंग आती है जब हम बेस को छूते हैं। अब ये तो आप तभी महसूस कर पाओगे जब आप किसी बेस को छूओगे। तो जब भी आप अपनी केमिस्ट्री के लैब में जाओ तो आप कभी मैम को बोलना कि कोई बेस आपको दिखाएं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, हाथ पर डालें और एक हाथ पानी की बूंद गिरेंगे ना, आपको से सोपी सोपी सा लगेगा। ठीक है, अगेन यहाँ इसका भी डाइल्यूट वाला वर्जन पानी में जाओ तो बिजली पास कराता है, इसका वर्जन पानी में जाओ तो बिजली पास कराता है। दोनों ही पानी में जाने के बाद आयनाइज हो जाते हैं, आयंस देते हैं। शायद आपको पता ही हो, वाटर एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पानी के अंदर से बिजली पास नहीं होती। इसके ऊपर भी बच्चों मैं शॉर्ट डालूंगा, यानी अब आप सोचो इस चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट्स आने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। वहाँ पे आपको क्या दिखाया जाएगा कि जब हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें हम पानी ले रहे हैं, तो पानी के अंदर से बिजली पास नहीं होती है, लेकिन जब हम उसके अंदर एसिड या बेस डाल देते हैं, जब हम उसका अंदर कोई एसिड या कोई बेस ऐड कर देते हैं, तो उससे वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस जो होते हैं वो पानी में जाने के बाद आयंस देते हैं। यही हमें पढ़ना है, यही एसिड और बेस की असली डेफिनेशन भी बनने वाली है बच्चों। तो एसिड्स और बेस कौन होते हैं? जो पानी में जाने के बाद टूट जाएंगे। ये इनसे रिलेटेड कुछ असली डेफिनेशन में बनेगी। अगर आपके स्कूल में चैप्टर होगा तो आपको पता है कि असली डेफिनेशन क्या बनने वाली है। लेकिन एसिड्स और बेस कौन है? एसिड्स और बेस वो हैं जो पानी में जाने के बाद टूटते हैं, आयंस देते हैं। कैटायन अलग, एनायंस अलग, और जब पानी में आयंस आ जाते हैं तो पानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। इसलिए क्या लिखा हुआ है कि इनका जो डाइल्यूट फॉर्म है वो बिजली कंडक्ट करवाता है। और इनमें भी, यानी ये आप कह सकते हो इन दोनों में ये कॉमन है, इन दोनों में ये वाला पॉइंट कॉमन है कि दोनों के सॉल्यूशन पानी में जाने के बाद बिजली पास करा रहे हैं, ये कॉमन है। और अगला पॉइंट, ये ब्लू को रेड करता है और वो रेड को ब्लू करता है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक पॉइंट कॉमन है कि दोनों पानी में जाने के बाद बिजली पास करवाते हैं। डन है? डन है भाई। ये हमारे पास क्या हुआ बच्चों? ये हमारे पास हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? जहाँ पे हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस करवानी होती है, जहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। तो पहली रिएक्शन आ रही है हमारे पास, रिएक्शन विद मेटल्स, यानी हम एसिड्स को और बेस को एक एक करके मेटल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे। पहले हमारी बारी है एसिड्स की, एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे सबसे पहले। अब एसिड्स के साथ मेटल्स रिएक्ट कैसे होते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, मैं यहां पर लिखता हूं। आप एसिड्स को और मेटल्स को जब रिएक्ट कराओगे तो एक तो बनेगा सॉल्ट और एक बनेगी हाइड्रोजन गैस। जब आप एसिड्स को मेटल्स के साथ रिएक्ट कराओगे तो एक तो बनेगा सॉल्ट और एक बनेगी हाइड्रोजन गैस। एसिड कोई भी ले लो, लाइक HCl ले लो, और आप उसके अंदर डाल दो कोई भी मेटल, लेट्स से जिंक। तो जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट होगा तो बनाएगा ZnCl2 सॉल्ट, और कौन सी गैस बाहर निकाल देगा? हाइड्रोजन। कोई भी और एसिड आप ले लो, लाइक H2SO4, ये रिएक्ट हुआ मैग्नीशियम के साथ, सॉल्ट बनाया MgSO4, हाइड्रोजन गैस बाहर आ गई। तो जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है, और हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं पॉप साउंड टेस्ट। अगर आपको शक है कि आपकी टेस्ट ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो आप जलती हुई माचिस उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ला सकते हो, आपको पॉप करके एक आवाज़ आएगी, वो आवाज़ हाइड्रोजन गैस की है। वो पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस की वजह से बन रहा है।
अब अगेन मैंने एक वीडियो डाली है साइंस एंड फन पर, जहाँ पे हम क्लास के अंदर बहुत बड़े स्केल पे हाइड्रोजन को इकट्ठा करके, बहुत बड़े तो नहीं, ऐसे तो बोल रहा हूँ बहुत बड़े, 500 गुब्बारे ले आया था तो क्लास में, एक आध गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस को भर के क्लास के अंदर फोड़ा था। अगर आप चाहते हो कि मैं लर्न एंड फन की टीम के साथ हाइड्रोजन के गुब्बारे फोड़ूं, अगर आप चाहते हो कि मैं लर्न एंड फन की टीम के साथ हाइड्रोजन के गुब्बारे फोड़ूं, तो कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। अगर मेरे को कम से कम 20 मैसेज मिल गए, 20 कमेंट्स मिल गए कि लर्न एंड फन की टीम के साथ भाई एक के एक चलेंगे, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं भाई, एक ठर के आदमी ऐसे नहीं 20 कमेंट कर देगा और मैं नहीं नहीं नहीं, 20 अलग अलग बच्चे अगर कहते हैं, देखो 20 क्या ही वैल्यू मांग रहा हूं मैं कितना, वैसे कितना भोला आदमी मैं, 550 के सब्सक्राइबर्स में 20 लोगों से एक्चुअली मेरा मन है ना करने का, तो मैंने बहुत कम टारगेट रखा। मैंने ऐसे नहीं बोला 5 लाख लोग कमेंट करेंगे। 20 लोग अगर कमेंट करते हैं कि लर्न एंड फन, कमेंट क्या आना चाहिए, लर्न एंड फन की टीम के साथ आशुष सर हाइड्रोजन के गुब्बारे फोड़ो, तो मैं वो काम करूंगा, ऑफिस के अंदर करूंगा बच्चों, बहुत जल्द, थोड़ा समय लग जाएगा, 1-2 हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि मैं उनको मिलूंगा, हाइड्रोजन बनाएंगे, फिर हम फोड़ेंगे, 1-2 हफ्ते लग सकते हैं प्लीज़। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं लर्न एंड फन की टीम के साथ हाइड्रोजन के गुब्बारे फोड़ूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। ओके बच्चों, चलिए। लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है जब वो जलती है तो पॉप साउंड क्रिएट करती है, पॉप की हमें क्या आती है, आवाज़ आती है। ओके बच्चों, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। लेकिन दुनिया के क्या सारे मेटल्स सारे एसिड के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हमने ये तो बोल दिया कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस बनाता है, पर क्या दुनिया के सारे एसिड सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं? आंसर है नहीं। कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो रिएक्ट नहीं होते। एक्सेप्शन है हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स की जो आपको शायद याद हो फर्स्ट चैप्टर, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं, और हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होने की वजह से, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिविटी होने की वजह से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं एसिड में से। कौन कौन है? कुछ हद तक कॉपर है, पक्का है सिल्वर, गोल्ड है, प्लैटिनम है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो ये लोग हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, हाइड्रोजन के लगभग बराबर होता है कॉपर, लेकिन बाकी तीनों नीचे आते हैं, जिसकी वजह से आप इन्हें किसी भी एसिड में डाल दो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे कमाल की बात सुनिएगा, एक एसिड है, नोट का पॉइंट बता रहा हूँ, एक एसिड है यानी कि नाइट्रिक एसिड। यार देखो एक्सेप्शनल बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबके कारण भी होते हैं। अब एक्सेप्शन में और एक्सेप्शन, फिर और एक्सेप्शन बनते चली जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन फिलहाल चलो, एक एक्सेप्शन है नाइट्रिक एसिड। जब इसके साथ कोई भी मेटल रिएक्ट होता है तो ये सॉल्ट तो बनाता है, लेकिन सॉल्ट बनाने के साथ साथ हाइड्रोजन नहीं बनाता, हाइड्रोजन के साथ वाटर बना देता है। नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ जब रिएक्ट होता है तो सॉल्ट तो बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस के बजाय ये वाटर फॉर्म कर देता है, और हाइड्रोजन गैस के बजाय ये वाटर फॉर्म करता है। क्यों? ये एक एक्सेप्शन है, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये एक्चुअली हाइड्रोजन गैस बनाता तो है, हाइड्रोजन गैस को ये फॉर्म तो करता है, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है ना, जो बनती है ना, ये उसको ऑक्सीडाइज करके H2O में कन्वर्ट कर देता है। यानी सच्चाई ये कहती है कि नाइट्रिक एसिड डू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन वो हाइड्रोजन गैस को वो ऑक्सीडाइज करके H2O में कन्वर्ट कर देता है और वाटर बना देता है। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, कुछ मेटल्स हैं जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम, वो हाइड्रोजन बना। बट आप अगर घुसते चले जाओगे अभी फिलहाल तो कंफ्यूज हो गए। पहले बेसिक पढ़ाई कर लो, पहले बेसिक पढ़ लो, उसके बाद एक्सेप्शन में घुसना। तो बेसिक पढ़ाई कहती है कि कोई भी मेटल एसिड के साथ जब रिएक्ट होता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। डनाडन डनाडन डन। ओके ओके, चलिए अब बेस के साथ अगर बात करें, अच्छा टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया पॉप साउंड टेस्ट होता है, पॉप साउंड टेस्ट। मैंने दोबारा बोला, अगर मेरे को 20 से कमेंट नीचे मिले, मैं अकेले फोड़ूंगा, फिर मैं हाइड्रोजन नहीं फोड़ूंगा, फिर मैं बैलून नहीं फोड़ूंगा, फिर मैं ऐसे टेस्ट ट्यूब में आपको फोड़ कर दिखा दूंगा, उसमें क्या मजा, वो तो स्कूल में भी देख लोगे आप। हाइड्रोजन के गुब्बारे फोड़ने
यार 20 मैंने कम तो नहीं रख दिया यार, 20 तो बड़ा आसानी से कर दोगे आप, कम से कम मुझे 50 तो रखना चाहिए था। चलो 20 बहुत है, ठीक है। सोचो मैंने 20 बोला और 200 आ जाए, माय गॉड बच्चों। क्योंकि मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं है। मैं वीडियोस देखता हूँ, लोग कहते हैं अगर आपने इसके इतने लाइक कर दिए तो इसका पार्ट 2 आएगा, है ना। मैं लाइक नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। आप देखना भी चाहते हो कि नहीं, क्योंकि देखो हमें पता नहीं है, क्या पता आपको हमारी वो वीडियोस अच्छी नहीं लगती, हम जो एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस करते हैं। ऑल दो आपको पता है, एक सच बताऊं मैं आपको, देखो मेरी बात तो चलो मैं छोड़ ही दो आप मेरे को, अब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं। देखो पता है सारे शॉर्ट्स हम संडे रिकॉर्ड करते हैं। संडे उसूलन मेरे जीवन में संडे लास्ट कब छुट्टी हुई थी मेरे को तो याद नहीं है वैसे, लेकिन बाकी टीचर संडे छुट्टी पे रहते हैं। लेकिन शॉर्ट्स रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास पूरे दिन में समय नहीं होता है, तो हम लोग संडे को रिकॉर्ड करते हैं। सच्चाई है, झूठ नहीं है। और सारे टीचर्स संडे को एक बार बोलने पे आ जाते हैं और दे एक्चुअली वो खुश होते हैं आने पे। हम लोग संडे को सारे शॉर्ट्स रिकॉर्ड करते हैं, और ये कोई ऐसे एहसान वाली बात नहीं है वैसे, बट मैंने कहा बताता रहूँ, आपको नॉलेज मिलती रहे कि यार हम आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं काफ़ी, है ना। चलो आओ, अब अगर हम बात करें टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, तो पॉप साउंड टेस्ट है, ओके। अब आपने हमें बताया कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट हो रहे हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। क्या बेसिस भी ऐसे ही होते हैं? हाँ, बेसिस के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन बेसिस की जो रिएक्शन होती है सॉल्ट फॉर्म करने की, वो बहुत बहुत रेयर है। जैसे लगभग सारे एसिड्स लगभग सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे बेस हैं जैसे NaOH है और KOH है जो कि मेटल्स के साथ रिएक्ट होते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। ये सोडियम जिंकेट ऊपर खिसक गया, सोडियम जिंकेट इसका नाम है। यानी मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट होके भी मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट होके भी सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं, लेकिन इनकी जो रिएक्शन है बेस प्लस मेटल वाले जो रिएक्शन है, बेस प्लस मेटल का जो पेयर है, जो रिएक्शन है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बहुत आप कह सकते हो रेयर है, वेरी लेस एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास इनके। और भी हैं, जैसे कि अगर मैं इसी को एल्यूमिनियम से रिएक्ट करा दूं या पोटाशियम से रिएक्ट करा दूं, तो 2-4 एग्जाम्पल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लगभग सारे एसिड्स जैसे सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। बहुत गिने चुने मेटल्स बहुत गिने चुने एसिड्स के साथ रिएक्ट होते हैं। डन है। चलिए, इसके बाद आता है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब भी कोई एसिड रिएक्ट होता है मेटल कार्बोनेट, आई होप आपको पता हो मेटल कार्बोनेट, किसी भी मेटल के साथ CO3 लगाओ वैलेंसी के अकॉर्डिंग, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी भी मेटल के साथ HCO3 लगाओ अगेन अकॉर्डिंग टू दी वैलेंसी। तो एसिड जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होते हैं, तो बीच में एरो गायब हो गया, दे विल फॉर्म सॉल्ट, CO2 एंड H2O। कोई भी एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा, जैसे NaHCO3 के साथ, या फिर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा यानी Na2CO3 के साथ, तो सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, और हाइड्रोजन बनाएगा। और एग्जांपल ले लें, कोई भी एक एसिड जैसे कि H2SO4, कोई भी एक मान लो कार्बोनेट के साथ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, चलो CaCO3, इनके साथ जब रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट, जैसे कि इधर का बन गया सॉल्ट, और साथ में निकला एक गैस CO2 और साथ में निकला H2O। तो कहने का मतलब है जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होंगे तो सॉल्ट बनाएंगे, CO2 बनाएंगे और H2O बनाएंगे। ठीक है जी। अब कमाल की बात क्या है, कमाल की बात यह है कि कोई भी एसिड जब इनके साथ रिएक्ट होता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस तो बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस कह रहा हूँ, सॉरी। कोई भी एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट, वाटर और CO2 तो बनाता ही बनाता है। यानी एसिड्स के साथ रिएक्ट होके निकल रही थी हाइड्रोजन गैस, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो एसिड्स के साथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट निकाल रहे हैं CO2, है ना। यानी एसिड्स मेटल के साथ सिर्फ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस बना रहे थे, सिर्फ मेटल के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस बना रहे थे, लेकिन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होकर ये CO2 गैस बनाते हैं। और कमाल की बात क्या है बच्चों, कमाल की बात यह है कि
बेस जो है वो मेटल कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं होते। मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ बेस रिएक्ट नहीं होते। जैसे बेस और एसिड दोनों ही रिएक्ट हो रहे थे मेटल्स के साथ समहाउ हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। बस फर्क ये था कि बेसिस के बहुत रेयर रिएक्शन थी, लेकिन बेस तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं होते हैं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं टेस्ट फॉर हाइड्रोजन के बजाय, जैसे हमने अभी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनाई, अब कैसे पता लगेगा कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है? हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, कैसे पता लगाएं कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है? तो इसको बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। इसको बोलते हैं बच्चों लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है? लाइम वाटर, जिसको हम CaOH ट्वाइस भी कहते हैं, स्लेग लाइम भी कहते हैं, इसको लाइम वाटर भी कहते हैं। अगर आप इसके अंदर CO2 पास कराओगे तो ये बना देगा CaCO3। पानी निकलेगा वो अलग बात है, लेकिन CaCO3 बना देगा, जो कि मिल्की हो जाता है। वैसे ये पानी जैसा होता है, कलरलेस, लेकिन अगर आप इसके अंदर मान लो आपको शक है कि आपके टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब में से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपको लग रहा है कि निकल रही है, उस टेस्ट ट्यूब में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालो और टेस्ट ट्यूब में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालो जिसमें क्या बैठा हुआ है, लाइम वाटर। तो वहाँ पे अगर वो मिल्की हो जाए, दूध जैसा हो जाए, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस कैल्शियम कार्बोनेट में और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दी तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा और वापस से कलरलेस हो जाएगा। तो इसलिए पहली बात तो इस टेस्ट के लिए आपको वहीं पे रहना है, आपको कहीं नहीं जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड पास करानी है और फिर टेस्ट ट्यूब जैसे ही मिल्की हो जाए हटा देना है। क्योंकि अगर आपने और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते चले गए तो क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि लाइम वाटर मिल्की तो हुआ होगा, कैल्शियम कार्बोनेट तो फॉर्म किया होगा, लेकिन वो वापस से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया होगा, जो कि वापस से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। डन। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है हम लाइम वाटर की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट कर सकते हैं। ओके, डन है बच्चों, खत्म करें, आखिरी टॉपिक पर चले। और बच्चों आखिरी टॉपिक हमारे पास आ रहा है रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। अब एसिड्स और बेस आपस में जब रिएक्ट होते हैं तो क्या होता है? बहुत प्यारी चीज बनती है, सॉल्ट और वाटर। देखो एसिड और बेस एक दूसरे से बहुत उल्टे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। एक प्लस है तो एक माइनस है, एक प्लस चार्ज है तो एक माइनस चार्ज है। अब जैसे हमारी मैथ्स में प्लस चार्ज माइनस चार्ज को खत्म कर देता है, +1 - 1 0, +5 - 5 0, +10 - 10 0 होता है। ऐसे ही एसिड और बेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो ना तो एसिड होता है ना ही बेस, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और ऐसे रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पे एसिड और बेस एक दूसरे को रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं और सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। जैसे HCl है, NaOH के साथ रिएक्ट हुआ तो इसने क्या बनाया? NaCl और H2। अब जैसे देखा जाए तो NaCl न्यूट्रल होता है। अभी बता रहे हैं हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बनेंगे, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन जब एसिड और बेस रिएक्ट होंगे तो सॉल्ट और वाटर जरूर बनेंगे। सॉल्ट न्यूट्रल हो जरूरी नहीं है, लेकिन सॉल्ट और वाटर जरूर बनेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक नॉलेज दे दूं कि अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और अगर आपने उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, ऐसे ही अगर आपने एक वीक एसिड लिया है और उसके अंदर आपने एक वीक बेस लिया है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना, और ऐड होने पे ये एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे। क्योंकि दोनों बराबर ताकत के लिए पानी तो बनेगा ही बनेगा, है ना। और इसके एग्जाम्पल एक तो ये और आते रहेंगे आपकी लाइफ में। लेकिन अगर मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है लेकिन एक वीक बेस लिया है, तो मुझे एक एसिडिक सॉल्ट मिलेगा।
मुझे एक एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगेन पानी तो मिलेगा ही, लेकिन मुझे जो सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक होगा। वहीं पे अगर मैंने एक उल्टा कर दिया, यानी वीक एसिड ले लिया और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, साबुन की जब हम बात कर रहे होंगे, बेकिंग सोडा की, इसके एग्जांपल लेंगे। इसके एग्जांपल आने हैं बच्चों आगे, आप ये मत समझना मैं अभी हम टॉपिक ये पढ़ रहे हैं तो मैं समझा रहा हूँ, इसके सबके एग्जांपल आने हैं। लेकिन अगर मैं एक वीक एसिड लेता हूँ और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूँ तो मुझे एक बेसिक सॉल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने बेस स्ट्रॉन्ग लिया है। यानी कि सॉल्ट और वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा, सॉल्ट और वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो सॉल्ट न्यूट्रल कब होगा, जब बराबर ताकत के लेंगे। लेकिन अगर आपने सॉल्ट बेसिक लिया तो आप, और मतलब अगर आपको सॉल्ट बेसिक बनाना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना होगा और उसके अंदर एक वीक एसिड डालना होगा। और ऐसे अगर आपको एक एसिडिक सॉल्ट बनाना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेना होगा और उसको एक वीक बेस के साथ रिएक्ट कराना होगा। तो बेसिक बात यह है कि सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल नहीं होते हैं। हम अगर उनको एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनाते हैं तो वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन अगर हम उनको एक स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस से बनाएंगे तो वो एसिडिक होंगे और उल्टा करेंगे तो वो बेसिक हो जाएंगे। तो कहने का अल्टीमेटली मतलब ये है कि आज की क्लास में हम लोगों ने इंडिकेटर्स और एसिड बेसिस सॉल्ट की बकवास डेफिनेशन जो हम उसको ठीक करेंगे, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और इनकी आपस में। ठीक है जी। अगली क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की 1-2 प्रॉपर्टीज़ और पढ़ के उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ बेस, फिर पीएच के ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी। और डेली लाइफ में पीएच की एप्लीकेशन, फिर एक 3rd लेक्चर लेंगे जहाँ पे हम सॉल्ट्स की बात करेंगे। ये चैप्टर 3 लेक्चर चलेगा, है ना। बेसिक बहुत प्यारा चैप्टर, 3 लेक्चर चलेगा। ठीक है जी, पक्का मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। 20 से ऊपर कमेंट हाइड्रोजन क्लास में टीचर्स के साथ फोड़े जाएंगे। थैंक यू सो मच।